हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है चार्ज अंडर जीएसटी के रिवीजन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चार्ज अंडर जीएसटी, जैसे हर टैक्स लॉ में एक चार्जिंग सेक्शन होता है, वैसे ही जीएसटी में भी एक चार्जिंग सेक्शन है। ये बोलता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, जो कि मैक्सिमम 20% सीजीएसटी एंड 20% एसजीएसटी लग सकता है। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, अब सर ये इंटर स्टेट और इंटर स्टेट हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, उस पर 40% मैक्सिमम आईजीएसटी, उस पर लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसके लिए सेपरेट एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ने, इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट। सीजीएसटी का अलग एक्ट है, सेंट्रल जीएसटी एक्ट। और एसजीएसटी एवरी स्टेट का अलग अलग एक्ट बना हुआ है। ऑन वैल्यू एज पर सेक्शन 15 के जो वैल्यू निकाली जाएगी उसके ऊपर लगेगा कलेक्टेड एंड पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। सप्लायर इसको कलेक्ट करेगा बायर से और पे करेगा। एक्सेप्ट ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यानी बेवड़ा वाला जो काम है, उसको जीएसटी से बाहर रख दिया इन्होंने। क्यों रख दिया उसको जीएसटी से बाहर? क्योंकि उसके ऊपर में एवरी स्टेट का एक्साइज ड्यूटी लगता है, और स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि मैं इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करना चाहती उस एक्साइज को। तो ये है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं है। सप्लाईज ऑन विच जीएसटी लेविड फ्रॉम नोटिफाइड फ्यूचर डेट। 5 ऐसे प्रोडक्ट्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जिन पे बोल दिया कि अभी आज के डेट में जीएसटी नहीं लगा, लेकिन बाद में हम लगा सकते हैं। पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ। ये 5 आइटम पे अभी जीएसटी नहीं लगता है। ये जो पांचों 5 आइटम प्लस ये एक, ये 6 आइटम कहलाते हैं नॉन जीएसटी। नॉन जीएसटी गुड्स कहलाते हैं। नॉन जीएसटी गुड्स कहलाते हैं। चलिए, तो चार्ज अंडर जीएसटी में जो हमारे पास मेजरली 2 टॉपिक है, एक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का और एक है कॉम्पोजिशन स्कीम। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर जो है कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को पे करता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बायर जो है, रिसिपिएंट, गुड्स या सर्विसेज का जो रिसिपिएंट है, वो ही गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पेमेंट कर देता है। रिसिपिएंट जो सर्विसेज या गुड्स रिसीव कर रहा है, वो ही जीएसटी का अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देता है। सप्लायर को केवल वो गुड्स सर्विसेज का अमाउंट देता है, जीएसटी अमाउंट नहीं देता है। तो वो कहलाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आगे हम जीएसटी, अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन अगर है जीएसटी के अंदर, उसको हम बोलेंगे आरपी, और अगर अनरजिस्टर्ड है उसको बोलेंगे यूआरपी। टोटल अराउंड 13-14 अराउंड सर्विसेज है जो कि रिवर्स चार्ज के लिए नोटिफाई करी हुई है। तो फंडा यार आप समझो, सर ये रिवर्स चार्ज क्यों लेके आ गए यहाँ पे? फॉरवर्ड चार्ज था, सब पे फॉरवर्ड चार्ज लगा लेते, ये सब इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं चीजों को? हमको फेल करने के लिए नहीं, आपको फेल करने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन है, जनरली रिवर्स चार्ज वहां लगाया जाता है, पहला केस जहां लगाया जाता है जहां पे सप्लायर जो है वो काउंट में बहुत ज्यादा है, काउंट हाई है उनका, और अमाउंट वाइज जो है वो लो है सप्लायर्स का। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो काउंट संख्या में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर है, और जो ट्रांजेक्शन उनका होता है वो स्मॉल अमाउंट का होता है, कम अमाउंट का ट्रांजेक्शन जनरली उनका होता है। दोनों में से कोई भी एक केस होता है, तो उस केस में जनरली उस केस में ये बोल देते हैं कि भाई बहुत ज्यादा सप्लायर बहुत ज्यादा है, तो उनसे सब लोग अगर जीएसटी को चोरी कर लेंगे, जीएसटी नहीं भरेंगे, तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा उनसे रिकवरी करना, क्योंकि बहुत ज्यादा है सप्लायर्स। सिमिलरली उनका जो ट्रांजेक्शन का वैल्यू है वो लो है, छोटा ही अमाउंट का ट्रांजेक्शन कम होता है। तो हम रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में हमने स्टडी किया है कि अगर किसी सप्लायर का टर्नओवर 10 और 20 और 40, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट लिमिट्स है, लैक्स, 10, 20, 40 लैक्स से कम है, तो उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता सप्लायर को।
तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना होता, जीएसटी पे भी नहीं करना होता सप्लायर को। बट गवर्नमेंट चाहती है कि मैं इस ट्रांजेक्शन में जीएसटी लूं, तो उस गवर्नमेंट उसको क्या कर देती है, रिवर्स चार्ज में कर देती है टैक्सेबल। यानी कि जो सर्विस रिसिपिएंट है, जो बायर है, उसको बोल देंगे कि भाई जो सप्लायर अगर आपको सर्विस दे रहा है, सप्लायर अगर बायर को सर्विस दे रहा है, तो बायर जीएसटी पे कर दे गवर्नमेंट को। क्योंकि सप्लायर तो हो सकता है कि सप्लायर तो 40 लाख या 20 लाख के लिमिट से कम टर्नओवर है उसका। तो ये चीज है। तो अभी हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो जीटीए सर्विस दी जा रही है नोटिफाइड पर्संस को और अदर्स को। अगर अदर को दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट ही हो गया, जीएसटी ही नहीं लगेगा। देखो एक चीज और ध्यान बता देता हूं मैं यहाँ पे। एक होता है कि भाई एग्जेम्प्ट, अगर कोई गुड्स या सर्विस एग्जेम्प्ट है जीएसटी में, तो ना तो उस पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, ना तो उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा। जो चीज एग्जेम्प्ट है उस पर जीएसटी लगना ही नहीं है, तो ना तो उसको सप्लायर टैक्स पेमेंट करेगा, ना तो रिसीवर टैक्स पेमेंट करेगा। तो अगर कोई सर्विस ऐसी है जिसपे गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि इस पर रिवर्स चार्ज आना है, मान लो बोल दिया कि भाई रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, वो ट्रांजेक्शन तो रिवर्स चार्ज के नेचर का है, लेकिन सेपरेटली अगर गवर्नमेंट ने उसकी सर्विस को या उसकी पार्ट सर्विस को एग्जेम्प्ट कर दिया, तो फिर जीएसटी नहीं आता है। तो आरसीएम में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें देखेंगे एक एक करके कैसे होने वाला है। नोटिफाइड पर्सन को अगर सर्विस दी जा रही है, जीटीए सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस दी जा रही है किसको, नोटिफाइड पर्सन को। और वो नोटिफाइड पर्सन कौन से हैं, ये टोटल मिला के 7 पर्सन है। तो देखो रिलायंस ने अपने कस्टमर को गुड्स सेल किया। कस्टमर भी कौन हो सकता है, मान लो कोई फैक्ट्री वाला ही है, कोई भी हो सकता है कस्टमर। और यहाँ पे चाहिए इनको ट्रांसपोर्टर, यानी कि जीटीए एंगेज कर रहे हैं, जीटीए को, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को एंगेज कर रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को एंगेज कर रहे हैं। पहली बात तो जीटीए होता क्या है, जीटीए वो होता है जो कि कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। जीटीए इज द गुड्स ट्रांसपोर्टर हु इश्यूज कंसाइनमेंट नोट। जो बंदा कंसाइनमेंट नोट के नाम से एक डॉक्यूमेंट इशू करता है वो जीटीए कहलाता है, वो जीटीए कहलाता है। ठीक है, तो इस केस में अब ये जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अरेंज हो रहा है दो जनों के बीच में, अब देखना है कि ये जो जीटीए है इसको फ्रेट कौन पेमेंट कर रहा है। हो सकता है कि फ्रेट का पेमेंट ये कर रहा हो सकता है कि ये कर रहा हो। भाई दो पार्टी के बीच में गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, दोनों में से कोई भी पार्टी इसको इंगेज कर सकती है कि भाई ठीक है गुड्स आप यहां से लेके आ जाओ या पहुंचा दो। तो जो बंदा फ्रेट का पेमेंट कर रहा है ना, जो बंदा फ्रेट का पेमेंट कर रहा है वो पहले तो ये ध्यान रखना कि वो रिसिपिएंट है। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी फैक्ट्री है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कंपनी है, पार्टनरशिप हम एओपी एलएलपी है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन है जब तो यहीं पे कवर हो जाएगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं भी है लेकिन ये चीजें हैं, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, सीटीपी, अगर ये पर्सन है तो उस केस में दो चीजें हो सकती है। या तो जीटीए ने एफसीएम का ऑप्शन भी ले सकता है, जीटीए के पास एफसीएम लेने का भी ऑप्शन है, ये गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई जीटीए, देखो जीटीए केस में क्या है, ऐसे तो वो रिवर्स चार्ज में है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया जीटीए वाले को कि तू चाहे तो खुद टैक्स पे कर दे फॉरवर्ड चार्ज में। तो जीटीए ने अगर एफसीएम का ऑप्शन भी मिलता है जीटीए को अगर एफसीएम का ऑप्शन मिलता है, तो जीटीए ऑप्शन मतलब ऑप्शन अगर लेता है जीटीए एफसीएम का फॉरवर्ड चार्ज का, तो उसके बाद फिर उसके पास दो ऑप्शन और आ जाते हैं।
वो चाहे तो 5% से जीएसटी भर ले, 5% से जीएसटी चार्ज कर ले कस्टमर से, चाहे तो 12% से चार्ज कर ले। अगर 12% से चार्ज करता है वो कौन, हैप्पी ट्रांसपोर्ट। हैप्पी ट्रांसपोर्ट वाला अगर बोलता है कि भाई मैं फॉरवर्ड चार्ज लेना चाहता हूं, तो वो 12% से भी चार्ज कर सकता है, 5 से भी कर सकता है। अगर 12% से चार्ज करता है हैप्पी ट्रांसपोर्ट वाला, तो उसको ट्रक वगैरह जो ये बाय करता है उसका आईटीसी मिल जाएगा, ट्रक वगैरह का आईटीसी इसको मिल जाएगा। 5% अगर चार्ज करता है ये जीटीए सर्विस का, तो इसको आईटीसी नहीं मिलेगा। किसको? हैप्पी ट्रांसपोर्ट को। अगर एफसीएम ऑप्ट नहीं किया तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है बाय डिफॉल्ट, और उसमें 5% रेट होती है आरसीएम में, जीटीए के केस में, यानी कि जो सर्विस रिसीवर है वो वहां पे जीएसटी का पेमेंट करेगा आरसीएम में 5% रेट से। और ट्रांसपोर्ट जो सर्विस प्रोवाइडर है ना जीटीए, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो रिसीवर है, ट्रांसपोर्ट सर्विस जो रिसीव कर रहा है, को जो रिसीव कर रहा है, मतलब जीटीए की जो सर्विस को रिसीव कर रहा है, उसको आईटीसी मिलेगा, हर केस में आईटीसी मिलेगा उसको। उसके लिए आईटीसी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये जीटीए को आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी बात यहाँ पे लिखी हुई है। जीटीए सर्विस अगर इनके अलावा कोई और पर्सन सर्विस ले रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा भी जीटीए सर्विस इज एग्जेम्प्ट इफ प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, रजिस्टर्ड ओनली फॉर टीडीएस। रजिस्टर्ड तो है वो, लेकिन टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ उसने, और किसी काम के लिए नहीं किया हुआ, तो एग्जेम्प्ट है। प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल यूआरपी, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, यानी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है, और वो अनरजिस्टर्ड है, तो इन किसी भी केस में फॉल नहीं होता है वो। तो उसको आई मीन उस केस में भी जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट है, जीटीए वाले को टैक्स पेमेंट नहीं करना। उसके बाद है टेम्पो और ट्रक ऑपरेटर हु डो नॉट इशू कंसाइनमेंट नोट इज नॉट जीटीए एंड एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट अगर मान लो कोई इंडिविजुअल कोई पर्सन है, उसके पास एक टेम्पो है, उसने कंपनी में वो टेम्पो को लगा दिया, बोला कि सर आपके यहाँ पे डिलीवरी करना होता है, होम डिलीवरी आप करते हो, मेरे टेम्पो में गुड्स रख के मैं डिलीवरी करके आ जाऊंगा, आप मुझे पर डिलीवरी इतना चार्ज दे देना। तो ऐसा कोई पर्सन है जो कंसाइनमेंट नोट इश्यू नहीं कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे रहा है, तो वो सर्विस को एग्जेम्प्ट किया हुआ जीएसटी में, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद आती है अपनी सेकंड सर्विस, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल की रेंटिंग दी जा रही है यहाँ पे। अभी तक हम गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, अभी यहाँ पे अगर आरसीएम इफ ऑल 6 कंडीशन सेटिस्फाई, पहला है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए दी जा रही है मोटर व्हीकल, यानी हम कार को, हम जा रहे हैं घूमने के लिए, मान लो यहाँ से हम जा रहे हैं सिद्धि विनायक मंदिर जा रहे हैं, चलो मान लो बॉम्बे में ही, तो हमने कार को हायर करी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए हमने उससे हायर करी है। सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, ओबीसी है सप्लायर। सप्लायर थोड़ा छोटा आदमी है, कंपनी नहीं बना रखी उसने, ओबी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, सर्विस लेने वाला बीसी है, यानी बड़ी एंटिटी है, कोई कंपनी ले रही है कार को हायर पे। फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन, जो वो हमसे चार्ज करेगा उसमें पेट्रोल डीजल जो उसमें लगने वाला है वो भी इंक्लूड करके हमसे चार्ज करने वाला है वो। सप्लायर ऑप्टेड फॉर जीएसटी एट 5%। अब यहाँ पे भी सप्लायर के पास में दो ऑप्शन दिए हुए हैं लो के अंदर में, सप्लायर ने यहाँ पे 5% वाला ऑप्शन ही लिया हुआ है। टैक्स चार्ज मतलब टैक्स तो वो चार्ज करेगा नहीं, टैक्स चार्ज करेगा तो वो फिर वो 5% वाला ऑप्शन आई मीन वो लेगा नहीं, 5% का ऑप्शन ले लिया तो रिवर्स चार्ज में आ जाएगा, बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इस केस में उसने तो 5% का ये ऑप्शन लिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर दे दिया कि 12% का टैक्स रेट या 18% का टैक्स रेट अगर क्वेश्चन में मेंशन करे तो रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, फिर फॉरवर्ड चार्ज आएगा, सप्लायर ही उस पर जीएसटी भरेगा उस केस।
देखो जहां जहां पे भी हम रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हैं ना, तो सर्टेन जहां जहां हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे रिवर्स चार्ज आएगा तो रिवर्स चार्ज आ जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं एग्जेम्प्ट है तो वो एग्जेम्प्ट है, नहीं तो फिर उसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज है। ठीक है, उसमें और कोई एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। रिवर्स चार्ज अगर नहीं है, एग्जेम्प्ट की बात नहीं लिखी है हमने, तो वो फॉरवर्ड चार्ज है उसके ऊपर। इसमें एक सर्कुलर इशू हुआ था, उसमें बोला था कि अगर आपने हायर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हीकल एट डिस्पोजल ऑफ रिसिपिएंट डिफाइंस हाउ एंड व्हेन शेड्यूल्स रूट, तो उस केस में उसको यहाँ पे रिवर्स चार्ज में आएगा। मतलब मैंने ली कि चलो हम लोग 10 दिन के लिए घूमने जाएंगे, एक बस हमने हायर कर ली, हम 40 लोग भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, किस रूट से जाएंगे सब हम डिसाइड कर रहे हैं, कंपनी डिसाइड कर रही है, तो वो आएगा रिवर्स चार्ज। लेकिन अगर मान लो कोई बंदे को हम बोलते हैं कि मेरे 40 लोग 40 लोग है, वो रोज एक पर्टिकुलर स्टेशन से किसी स्टॉप से बैठेंगे, आप हमको और यहाँ पे कंपनी में आप ड्रॉप कर देना। एक स्पेसिफिक जर्नी के लिए अगर मान लो सर्विस ली है कि भाई यहाँ से वहां से यहाँ तक लाना है हर दिन, बीच में कोई चढ़ेगा नहीं, बीच में कोई उतरेगा नहीं, एक फिक्स पॉइंट हमने कर दिया कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, इतने लोग जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग अगर सर्विस ली है, उसकी सर्विस ली है, तो वो होती है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। उसमें हम मर्जी पड़े जहाँ रुकवा नहीं सकते हैं उसको, हम चाहे जिस रूट से नहीं ले जा सकते उसको, तो वो रहती है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं है। रिवर्स चार्ज कहाँ पे, जहाँ पे हम रूट वगैरह और कितने लोग बैठेंगे हमारी मर्जी से हम बिठा सकते हैं, उतार सकते हैं। तो ये 6 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, 5 कंडीशन, सॉरी सिक्स सिक्स कंडीशन सेटिस्फाई, तो वहां पे रिवर्स चार्ज आएगा। सिक्योरिटी सर्विसेज, बॉडी गार्ड की सर्विसेज, या किसी ज्वेलरी की शॉप पे वो गेट कीपर खड़े रहते हैं, आई मीन बैंक के बाहर जो एटीएम के बाहर गार्ड लगे रहते हैं, तो सिक्योरिटी सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सन सप्लाई करने की सर्विस दे रही है कोई एजेंसी, तो बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सर्विस प्रोवाइडर जो है, एग्जाम्पल में दे देता हूं, सलमान खान का बॉडी गार्ड का नाम है सेरा, सलमान खान उसको मंथली 2 लाख रुपीज दे रहा है सेरा को, तो उस केस में जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, टू रजिस्टर्ड पर्सन, और रिसीवर रजिस्टर्ड पर्सन तो आरसीएम आएगा, एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन, रजिस्टर्ड ओनली फॉर टीडीएस अंडर सेक्शन 51, अगर केवल टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है तो उसके उसमें रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, फिर सप्लायर टैक्स पेमेंट करेगा। कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन क्या होता है, एक छोटा टैक्स पेयर होता है जिसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसको, 1.5 करोड़ या 75 लाख से कम होता है, या 50 लाख से कम होता है। अगर उसने अपने शॉप पे कोई सिक्योरिटी वाला बंदा रख लिया, मान लीजिए, तो या सिक्योरिटी एजेंसी से उसने पर्सन को हायर किया है, तो उस कंपो स्कीम वाले को रिवर्स चार्ज में पेमेंट नहीं करना है, सप्लायर रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करेगा। तो कॉम्पो स्कीम वाले के रिवर्स चार्ज नहीं है, अदर रजिस्टर्ड पर्सन के लिए रिवर्स चार्ज है। तो यहाँ पे ओबीसी वाला जो पर्सन है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, आरपी को सर्विस दे रहा है, तो रिवर्स चार्ज है। अगर जो सलमान खान का जो ये है शेरा जो है, उसने अगर कंपनी बना ली शेरा प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके इसमें रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा, शेरा प्राइवेट लिमिटेड सप्लायर जो है वो टैक्स पेमेंट करेगा, वो टैक्स पेमेंट करेगा। उसके बाद है स्पॉन्सरशिप सर्विस, टाटा आईपीएल। तो आईपीएल चल रहा है, टाटा की जो कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है टाटा की, मान लो टाटा मोटर्स ने उसको स्पॉन्सर किया आईपीएल को, तो उस केस के अंदर में टाटा वाला पर्सन आईपीएल वाले को पैसे दे रहा है, तो सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया, आईपीएल, सर्विस रिसीवर कौन हो गया, टाटा। ये हो गई स्पॉन्सरशिप सर्विस। तो कोई भी पर्सन, बाय एनी पर्सन, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी होने दो, टू बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप हम और एलएलपी, सर्विस रिसीव करने वाला अगर कंपनी है, पार्टनरशिप है, तो रिसीवर जीएसटी पे करेगा, और
अगर इंडिविजुअल अगर पर्सन है रिसीवर, सर्विस रिसीव करने वाले, जो स्पॉन्सरशिप, एग्जाम्पल के तौर पे जेठालाल गढ़ा, जेठालाल ने अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में क्रिकेट का मैच हो रहा था, जेठालाल ने बोला कि मेरे बैनर मैंने लगा देना है शॉप के, मैं ₹5000 का पेमेंट कर दूंगा सोसाइटी को। तो सर्विस, स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड कौन कर रही? सोसाइटी। किसको? जेठालाल को। क्योंकि जो पेमेंट कर रहा होता है वो सर्विस रिसीवर होता है हमेशा। यहाँ जेठालाल पेमेंट कर रहा है, जेठालाल सर्विस रिसीवर है। इस केस में क्योंकि सर्विस रिसीव करने वाला यानी जेठालाल इंडिविजुअल है, कॉरपोरेट या पार्टनरशिप हम नहीं है, तो इसमें आरसीएम नहीं आएगा। यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि गोकुलधाम सोसाइटी यहाँ पे जीएसटी पेमेंट करेगी। तो इसको याद कैसे रखना है कि जेठालाल ने अगर स्पॉन्सरशिप किया है तो जीएसटी जेठालाल नहीं भरेगा। जेठालाल जैसा चुट्टा, आई मीन वो जो है कंप्लायंस करना उसके लिए, आई मीन इंडिविजुअल को बोलते हैं कि इंडिविजुअल के लिए रिवर्स चार्ज नहीं है। इंडिविजुअल कौन? जो स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है वो इंडिविजुअल है तो रिवर्स चार्ज में नहीं पड़ना। फिर सप्लायर भरेगा, सप्लायर फिर कोई भी हो सकता है। उसके बाद लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। लीगल सर्विसेज क्या हो सकती है? ड्राफ्टिंग, रिप्रेजेंटेशन, एडवाइस, कंसल्टेंसी, कुछ भी चीजें दे रहे हैं लीगल सर्विस बोली जाती है। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना, ट्रिब्यूनल अगर है तो शेड्यूल 3 में नो सप्लाई है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर है तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज में आएगा। ये चार पार्टीज अगर दे रही है सर्विसेज, किसको? टू बिग, टू नॉन बिजनेस एंटिटी, यानी कि एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं ये सर्विस। टू स्मॉल बिजनेस एंटिटी, यानी कि बिजनेस एंटिटी हैविंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर अप टू एग्जम्पशन लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जो सर्विस रिसीवर है उसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, कौन सा? प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखना है यहाँ पे। वो उसकी जीएसटी लेने की, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट से कम था, यानी कि 10, 20, 40 जो भी एप्लीकेबल लिमिट है उससे कम था। यह न्यू बिजनेस एंटिटी है, यानी कि बिजनेस एंटिटी विच स्टार्टेड बिजनेस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। बिजनेस चालू करते ही डिस्प्यूट आ गई, मान लो केस लग गया, पहले कस्टमर ने केस डाल दिया, लॉयर को हायर किया, तो उस केस में जो लॉयर फीस लेगा वो एग्जेम्प्ट है यहाँ पे। अभी अभी तो दुकान खोली है साहब, एक तो मेरे को डिस्प्यूट हो गई, मेरे को वकील खड़े करने पड़ रहे हैं, वकीलों पे खर्चा अलग करो, जीएसटी के ऊपर और अलग खर्चा। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, टेंशन ना ले, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। तो बिजनेस एंटिटी नहीं है किसी के, बहुत सारे लोगों की प्राइवेट इंडी, आई मीन फैमिली डिस्प्यूट हो जाती है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, डिवोर्स का डिस्प्यूट हो गया, तो बिजनेस एंटिटी को छोड़ के स्मॉल बिजनेस एंटिटी है अगर, या न्यू बिजनेस एंटिटी है, तो इनको तो बोल दिया कि एग्जाम ही कर देते हैं, जीएसटी वीएसटी के लफड़े ही नहीं रखने, एक तो बेचारा केस में फंस रहा है, फिर जीएसटी और नहीं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, एलए, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को अगर लीगल सर्विस है तो वो एग्जाम्प्ट है। टू एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट, एक एडवोकेट ने दूसरे एडवोकेट को सर्विस दी, एक एडवोकेट ने किसी एडवोकेट फर्म को सर्विस दी, एक्सेप्ट बाय सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट को छोड़ के। सर सीनियर एडवोकेट अगर सर्विस दे रहा है तो उस केस में तो वो टैक्सेबल है, आई मीन तो सर सीनियर एडवोकेट नहीं दे रहा है, दूसरे लोग अगर सर्विस दे रहे हैं, मतलब एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, ये लोग किसी दूसरे एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। वकील ही आपस में सर्विस दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है, बट सीनियर एडवोकेट अगर सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल। सीनियर एडवोकेट टू एडवोकेट फर्म, अगर सीनियर एडवोकेट एडवोकेट को या फर्म को सर्विस दे रहा है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में सीनियर एडवोकेट टैक्स पे करेगा। इनके अलावा अगर बिग बिजनेस एंटिटी, यानी कि बिजनेस एंटिटी अदर देन स्मॉल एंड न्यू बिजनेस एंटिटी, यानी बिजनेस है उस एंटिटी का और वो बिग है,
बिग यानी कि स्मॉल और न्यू नहीं है, स्मॉल और जो न्यू के अलावा जो है उसको आरसीएम में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, बिग बिजनेस एंटिटी को। अब ये इसमें ध्यान रखना, देखो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है वो कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब कौन, रिसीवर। सर्विस रिसीवर जीएसटी में रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है उसके बारे में बात नहीं करी गई है। एग्जाम्पशन जो दिया हुआ है वो प्रीवियस ईयर में उसका क्या टर्नओवर था उसके बेसिस पे दिया हुआ है, उसके बेसिस पे दिया हुआ है। तो मान लीजिए कोई एक पर्सन जिसका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर मान लीजिए 5 लाख रुपीज ही था, बट उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो उस केस में क्या उसके ऊपर में आरसीएम आएगा क्या, लीगल सर्विस ले रहा हो? आंसर इज नो, क्योंकि हमको देखना है उसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कितना था, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है वो देखना ही नहीं है लीगल सर्विस के केस में। तो ये था लीगल सर्विस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्विसेज बाय डायरेक्टर टू दी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। नो जीएसटी, जीएसटी नहीं आएगा। शेड्यूल 3 में बोला है हमने पहले, अभी लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था सप्लाई वाले चैप्टर में, कि जीएसटी नहीं आता है अगर अमाउंट पेड टू डायरेक्टर एंड टीडीएस डन अंडर सेक्शन 192। इनकम टैक्स का 192 का सेक्शन है सैलरी का टीडीएस काटने का, अगर सेक्शन में अगर उसका टीडीएस काटा है मतलब डायरेक्टर, ये इन्फोसिस, इन्फोसिस ने डायरेक्टर को कुछ पेमेंट किया 10 लाख रुपए का, और पेमेंट करते टाइम पे इन्फोसिस ने इसका 192 सेक्शन में टीडीएस काटा है, यानी सैलरी पेमेंट किया है बेसिकली, तभी 192 में काटा जाएगा। सैलरी पेमेंट जब किया जाता है तो ये डायरेक्टर जो बंदा है या ये जो ट्रांजेक्शन है वो नो सप्लाई कहलाता है, वो नो सप्लाई कहलाता है, जीएसटी नहीं आती है, जी विल, नो जीएसटी। आरसीएम बाई एम्प्लॉय डायरेक्टर। अब ये जो डायरेक्टर था ये, सॉरी, हाँ डायरेक्टर एम्प्लॉय एक्चुअली टीडीएस इन अदर देन 192 सेक्शन, 192 सेक्शन के अलावा किसी और सेक्शन में अगर टीडीएस काटा गया है, डायरेक्टर को ये पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस पेमेंट पे जो टीडीएस काटाया जा रहा है वो सैलरी हेड में नहीं काटा जा रहा, 194 जे में काटा जा रहा है, प्रोफेशनल फीस वाले सेक्शन में काटा जा रहा है। उस केस में डायरेक्टर साहब को पैसे मिल रहे हैं, ये सप्लाई की डेफिनेशन में आता है। रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करेगा कौन, कंपनी वाला। आरसीएम में कंपनी पेमेंट करेगी, आरसीएम में यहाँ पे कंपनी पेमेंट करेगी। सर्विस रिसीवर कौन है, कंपनी है, जो पैसा पे कर रही है वो सर्विस रिसीवर है। तो अगर आप कंफ्यूज हो जाओ ना सर्विस रिसीवर कौन है सर्विस प्रोवाइडर कौन है, तो जो पैसा पे करता है वो सर्विस रिसीवर है। बाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब इनको जो फीस दी जाती है ये इंडिपेंडेंट है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, यानी कि ये काम नहीं कर रहे कंपनी का, केवल ये मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं, उसकी फीस मिलती है। तो उसकी फीस पे जो टीडीएस कटता है वो सैलरी के हेड में नहीं कटता, ये एम्प्लॉय है ही नहीं, तो इसलिए इनको जो फीस मिल रही है उस पर आरसीएम में कंपनी टैक्स पेमेंट करेगी, क्योंकि ये सप्लाई है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सर्विसेज इन द पर्सनल कैपेसिटी दैट इज नॉट एज ए डायरेक्टर, रेंटिंग, कंसल्टिंग एक्सेट्रा। मान लो एक डायरेक्टर है कंपनी का, उसके पास में बड़ा सा बंगलो है, और बंगलो को, ये बड़ा सा शॉप है, शोरूम है, उसके पास में उसकी प्रॉपर्टी है, उसने कंपनी को रेंट पे दे दी, वो प्रॉपर्टी को उसने, डायरेक्टर ने रेंट पे दे दी, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज आएगा, क्योंकि जो वो रेंट का जो पैसा उसको मिल रहा है वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं मिल रहा है। तो अगर पर्सनल कैपेसिटी में, नॉट ए डायरेक्टर कैपेसिटी में, अगर कोई भी सर्विस दे रहा है, चाहे रेंटिंग हो चाहे कंसल्टिंग हो, मान लो लॉयर भी है वो डायरेक्टर, जो लॉयर भी केस भी लड़ता है, और केस लड़ने की अलग से फीस ले रहा है वो, भाई एक केस की इतनी फीस कंपनी से ले रहा है, कि लॉयर के केस में तो वैसे भी रिवर्स चार्ज है। तो इस तरह से पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है तो वो आरसीएम में नहीं आएगी, फॉरवर्ड चार्ज में आएगी। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीजीएसजीएलए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी।
ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ये सर्विस, चार सर्विसेज ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज में आएगी। सर्विसेज बाय पोस्टल डिपार्टमेंट एंड इंडियन रेलवेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, अभी यहाँ पर अनरजिस्टर्ड वाली बात आ रही है, तो वो आएगी फॉरवर्ड चार्ज में। आरसीएम में क्या आएगी? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी अगर दी जा रही है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंटिंग पे दी जा रही है रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, तो आरसीएम में आएगी। ऑल अदर सर्विसेज टू बिग बिजनेस एंटिटी आरसीएम में आती है। यानी कि ये चार सर्विसेज को छोड़ के बाकी सारी सर्विसेज गवर्नमेंट की आरसीएम में आती है। एग्जाम्पशन भी है, एग्जाम्पशन हम लोग एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में देखेंगे, वहां पे हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में। या अभी तक ये ध्यान रखना है कि ये वाली सर्विसेज इस तरह से। चलिए, तो ये हमने देखी है गवर्नमेंट की सर्विसेज, इसमें रेंटिंग वाली भी देख ली और दूसरी भी देख ली। ठीक है, तो गवर्नमेंट टैक्स लोगों से कलेक्ट करता है, बट जब खुद सर्विस देता है तो खुद टैक्स नहीं पे करता। बोलता है जो सर्विस रिसीवर है वो आरसीएम में पेमेंट। गवर्नमेंट बोलता है हम टैक्स कलेक्ट करने में माहिर है, बट हम खुद टैक्स पेमेंट नहीं करेंगे। केवल ये चार चीजों को छोड़ के बाकी जगह वो टैक्स पेमेंट नहीं करेंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि पोस्टल डिपार्टमेंट या इंडियन रेलवे अगर रेंटिंग की सर्विस दे रहा है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रहा है, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में आएगी वो। बाकी और कोई डिपार्टमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रहे हैं और लेने वाला अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा, यानी गवर्नमेंट उसमें टैक्स पेमेंट करेगी। ये हमने डिटेल में एग्जाम्पशन में कवर किया है इसको, एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में। रेंटिंग अदर देन बाय सीजीएसजीएल, कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर रेंट पे दी जा रही है तो फॉरवर्ड चार्ज। शॉप, गोडाउन, वेयर हाउस, प्रॉपर्टी ही कमर्शियल है तो फॉरवर्ड चार्ज। प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है, फ्लैट, हाउस, और ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन प्रोपराइटर है और वो अपने खुद के रहने के लिए उसको बिजनेस पर्सनल रेसिडेंस के लिए उसको यूज करने वाला है, प्रोपराइटर पर्सन। प्रोपराइटर है यानी कि जैसे मैंने किसी पर्सन से रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे ली, मैं होने को तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे ली है किसी और पर्सन से, वो मैं अपने फैमिली के लिए, अपने रहने के लिए उसको यूज करने वाला हूँ। यानी कि मैं बिजनेस पर्पज से यूज नहीं कर रहा उसको, अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉय को रुकवाने के लिए या गेस्ट हाउस के लिए यूज नहीं कर रहा, पर्सनल रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा हूं, तो एग्जेम्प्ट है, फिर वो एग्जेम्प्ट कर दी उसको। लेकिन किसी और कोई भी रीजन है, दूसरे केस में रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ली है, प्रॉपर्टी क्या है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो वो आरसीएम में टैक्स आएगा, उसमें आरसीएम में टैक्स आएगा। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है वो प्रॉपर्टी, और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है, मान लो किसी डॉक्टर को दे दी और वो अनरजिस्टर्ड है, और वो डॉक्टर अगर अपने रेसिडेंशियल यूज के लिए ले रहा है उस प्रॉपर्टी को, तब तो एग्जेम्प्ट है। इन्होंने क्या बोला कि यार कोई अगर घर में पर्सन रहने के लिए ले रहा है, तो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो चाहे तो रजिस्टर्ड हो, किसी खुद के रहने के लिए ले रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी वो अपनी नर्सिंग होम चला रहा है, डॉक्टर क्लिनिक चला रहा है, एक किसी उसने क्या ले लिया, एक फ्लैट ले लिया, एक घर किराए पे लेकर नर्सिंग होम खोल दिया वहां पे, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पेमेंट कौन करेगा? सप्लायर। तो यहाँ पे इस तरह से फ्लेवर है, अलग अलग यहाँ पे चीजें हैं। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को
एक कंपनी है रजिस्टर्ड है, अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देना चाहती है और उसने वो घर को रेंट्स पे लिए, तो वो यहाँ पे आ जाएगा अदर्स में। अगर प्रोपराइटर खुद के रहने के लिए अगर वो प्रॉपर्टी को लेता है तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर कंपनी पार्टनरशिप फर्म अगर अपने एम्प्लॉयज को रखने के लिए घर को, या कोई प्रोपराइटर भी है उसने भी 10 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, मान लो मैंने कोई 10 एम्प्लॉय रखे हुए हैं अपने, और 10 एम्प्लॉय को रखने के लिए मैंने एक घर रेंट पे लेकर, मैंने बोला कि ये 10 से 10 आप वहां पे रह लो, बैचलर है, तो उस केस में मेरे ऊपर भी जीएसटी आ जाएगा, रिवर्स चार्ज, क्योंकि मैं उसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ और एम्प्लॉय को दे रहा हूँ। तो ये था हमारा, आई मीन रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, सॉरी रेंटिंग है, इसका हमने पूरा यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये तो हमारे घर की बात थी, प्रॉपर्टी की बात थी, रेंटिंग की बात थी। एक चीज ध्यान रखना है इसमें भी, होटल में हम गए 5 दिन के लिए रुकने के लिए, वो यहाँ पे कवर नहीं होता। होटल में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज है, होटल वाला जीएसटी लगाता है, और उसमें कोई एग्जम्पशन भी नहीं है वहां पे। तो होटल एकोमोडेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेंटिंग। ट्रांसफर ऑफ, नेक्स्ट है 7th नंबर, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआर, एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज फॉर मोर देन 30 years। तो अपने पास एक लैंड थी, हमने एक बिल्डर को लीज पे दे दी, बोला कि आप इस पे फ्लैट बना के बेच दो, 30 years से ज्यादा के पीरियड के लिए लीज पे दे दी हमने। किसको? प्रमोटर को। प्रमोटर यानी होता है बिल्डर। तो जीएसटी कौन भरेगा? और बिल्डर कुछ पैसा दे रहा है उसको, जीएसटी कौन भरेगा? बिल्डर भरेगा, रिसीवर भरेगा यहाँ पे। हमने उसको टीडीआर ट्रांसफर कर दिया, मतलब अपनी लैंड पे हमने उसको बिल्डिंग बनाने के राइट्स ट्रांसफर कर दिए। फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर कर दिया कि भाई इतने फ्लोर आप बना सकते हो इस पे, ये हमने लीज पे दे दिया हमारी लैंड को या बिल्डिंग को। तो बिल्डर यहाँ पे टैक्स पेमेंट करेगा। उसके बाद है परमिटिंग यूज ऑफ कॉपीराइट, कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ऑथर। हनी सिंह ने टी सीरीज को, हनी सिंह ने एक सॉन्ग बनाया, टी सीरीज को उसने कॉपीराइट दे दिया, मतलब उसने कॉपीराइट तो हनी सिंह ने करा लिया था, बोला था कि आप अपने इस पे चला लो टी सीरीज के चैनल पे, आप मुझे इतना रॉयल्टी पेमेंट कर देना। म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को या पब्लिशर को इसने परमिट कर दिया कि मेरा ये प्रोडक्ट को आप यूज कर लो, मेरी बुक को छपवा लो, इस तरह से कॉपीराइट का यूज करने का उसने राइट्स दे दिया। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई तुम अपना गाना बनाने पे ध्यान दो, बुक लिखने पे ध्यान दो, जीएसटी भरेगा कौन? ये लोग, रिवर्स चार्ज में। हाँ, ऑथर को इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, आप पढ़े लिखे इंसान हो, बुक्स लिखते हो, तो जीएसटी का कंप्लायंस भी कर लोगे। तो ऑथर को इन्होंने ऑप्शन दे दिया कि भाई आप चाहो तो फॉरवर्ड चार्ज ले लो, ऑथर के पास ऑप्शन है फॉरवर्ड चार्ज लेने का, लेकिन ऑथर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उस केस में जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए ऑथर, भाई तभी तो टैक्स पेमेंट करेगा ना। और उसको ऑप्शन लेने के लिए डिक्लेरेशन फाइल करेगा, 1 ईयर तक उसको, एक मिनिमम वो 1 ईयर के लिए उसको लेके रखेगा, ऐसा नहीं कि आज लिया 10 दिन बाद बोला नहीं मेरे से नहीं बन रहा। 1 ईयर तक मिनिमम उसको लेना है और इनवॉइस पे डिक्लेरेशन डालना है। उसके बाद आ जाती है हमारी बैंकिंग से रिलेटेड कुछ 6 सर्विसेज है, 7 सर्विसेज, सॉरी ये ऊपर नीचे हो गया। तो 7 सर्विसेज है। सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विस में सिक्योरिटी बोरोवर, बोरो करने वाला जो पर्सन है वो जीएसटी भरेगा। इंश्योरेंस एजेंट अगर है तो इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी भरेगी, इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी भरेगी। रिकवरी एजेंट अगर कोई सर्विस दे रहा है, मतलब लोन वगैरह, बैंक का लोन कोई चुका नहीं रहा है, तो उसने रिकवरी वसूली भाई को भेजा, जाओ लोन का रिकवरी करके आओ, और रिकवरी भाई बोल रहा है ठीक है, एक अगर मैंने 10 लाख रुपए रिकवर करूंगा तो 10% मेरा कमीशन रहेगा, बोले ले लेना। तो वो जो कमीशन ले रहा है कौन? रिकवरी एजेंट।
चार्ज ले रहा है, उसका जीएसटी कौन भरेगा? बैंक भरेगा, सर्विस रिसीवर भरेगा, बैंक, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी। अब मान लो मैं कंपनी हूं या मैं एक इंडिविजुअल, मैंने बहुत सारे लोगों को लोन दे रखा है, मैंने भी किसी रिकवरी एजेंट को बुला के बोला कि जाओ इसे रिकवरी करके लाओ, उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। रिवर्स चार्ज बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी वाला सर्विस ले रहा है रिकवरी एजेंट की, तो रिवर्स चार्ज आएगा। कोई कंपनी ने लोन बांटे हुए हैं, मतलब बैंकिंग कंपनी नहीं है, नॉर्मल कंपनी है, किसी पार्टनरशिप हमने लोन बांटे हुए हैं, किसी इंडिविजुअल ने लोन दे रखे हैं हमने 10-15 रिश्तेदारों को, और वो पैसा नहीं दे रहे तो हमने रिकवरी भाई को भेज दिया, भाई रिकवरी करके आओ, उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। बैंकिंग कंपनी, एफआई, एनबीएफसी में रिवर्स चार्ज आएगा। इंडिविजुअल अगर है कोई पर्सन, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को सर्विस दे रहा है, लोन सेल करते हैं ये लोगों को जाके कि भाई लोन चाहिए, हाउसिंग लोन चाहिए, मेरे को पेपर दे दे, मैं जाके बैंक से लोन पास करवा दूंगा तेरा। तो अगर वो बंदा इंडिविजुअल है, कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप हम नहीं है, इंडिविजुअल है, तो बैंकिंग कंपनी रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करेगी। आरबीआई की ओवरसीइंग कमेटी बना रखी है, कमेटी अगर सर्विस दे रही है आरबीआई को, तो आरबीआई जीएसटी पे करेगी। बिजनेस फैसिलिटेटर, बीएफ, बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है तो बैंकिंग कंपनी टैक्स पेमेंट करेगी। बीएफ सर्विस दे रहा है, बीएफ सर्विस दे रहा है बैंक, तो बैंक पेमेंट करेगी। एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, अब ये अलग अलग तरह की प्राणी है ये। सो बैंक दो तरीके के एजेंट अपॉइंट करती है, एक होता है बिजनेस फैसिलिटेटर, एक होता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो बैंक ने क्या किया, अपॉइंट कर दिया बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने आगे फिर से एजेंट बना दी, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एबीसी। अब जब ये इसको सर्विस देंगे तो जीएसटी कौन भरेगा? बीसी, आरसीएम में बीसी भरेगा। और जब बीसी बैंक को सर्विस देगा तो टैक्स कौन भरेगा? बीसी भरेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। तो इसको ऐसे याद रखना कि बीसी, देखो बीसी है ना, हमेशा बीसी ही टैक्स पे करता है, यानी सर्विस रिसीव करता है तब भी टैक्स पेमेंट बीसी करता है, और सर्विस बैंक को प्रोवाइड करता है तब भी टैक्स पेमेंट बीसी करता है। तो बेचारे की तो किस्मत ही खराब है, नाम भी ऐसे ही है। तो बीसी जो है वो यहाँ पे टैक्स पेमेंट करता है, सी है वो तो बीसी हमेशा, इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे लिखा कि बीसी हमेशा टैक्स पेमेंट करेगा। और ये जो साला बीएफ है ना, बीएफ कभी टैक्स पेमेंट नहीं करता है, बीएफ कभी टैक्स पेमेंट नहीं करेगा। बीएफ अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है तो बैंकिंग कंपनी टैक्स पेमेंट करे साहब, मतलब यहाँ पे तो दोनों जगह मैंने बैंक, बीएफ, और इसने बीएफ ने मान लो आगे एजेंट बना दिए अपने, वैसे जनरली होते नहीं है बीएफ के एजेंट, बीएफ छोटा होता है। जब बीएफ बैंक को सर्विस देगा तो बैंक आरसीएम में टैक्स पेमेंट करेगा। और अगर एजेंट ने बीएफ को सर्विस दी, अगर क्वेश्चन में आ गया कि बीएफ का एजेंट है, तो एजेंट यहाँ पे जीएसटी पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में। यानी बीएफ के मजे हैं, बीएफ को कभी टैक्स पेमेंट नहीं करना, तो याद रखना आपको, जो सी है वो सी है और उसको हमेशा टैक्स पेमेंट करना है, और बीएफ को कभी भी टैक्स पेमेंट नहीं करना। इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज अंडर आरसीएम। फॉरेन की पार्टी से इंडिया वाला पर्सन इंपोर्ट कर रहा है, सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? सर्विस का इंपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया वाला जो पर्सन है वो जीएसटी पे करेगा। फॉरेन वाले पर्सन को कहाँ पकड़ने जाएंगे? उसने अगर जीएसटी पेमेंट नहीं किया तो उसको पकड़ेंगे कैसे? इसलिए इंडिया वाला पर्सन जीएसटी पेमेंट करेगा, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, इन चीजों को छोड़ के, इनको छोड़ के बाकी केसेस में जीएसटी पेमेंट कौन करेगा? बायर, इंपोर्टर करेगा। ओआईडीएआर सर्विस बाई आउटसाइड इंडिया, वेंडर बाहर का था, ओआईडीएआर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स प्रोवाइड कर रहा है वो, मतलब एग्जांपल है नेटफ्लिक्स।
अब ये अनरजिस्टर्ड पर्सन, हमारा ये कौन, दीपक, दीपक बैठ के इसको नेटफ्लिक्स का इसने 500 रुपये का पेमेंट किया, एग्जाम की चिंता है नहीं, इसने देख रहा है अपनी सीरीज। इस केस में जो नेटफ्लिक्स आउटसाइड इंडिया में बैठा हुआ, दीपक तो जीएसटी भरने वाला है नहीं। हाँ, 500 रुपये पे वो कहाँ जीएसटी भरेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेगा, जीएसटी भर नहीं। अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है, तो नेटफ्लिक्स जो आउटसाइड इंडिया है वो यहाँ पे इंडिया में आके जीएसटी भरेगी, यहाँ पे उसको जीएसटी भरना पड़ेगा नेटफ्लिक्स को। अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सर्विस दी जा रही है, अगर यही नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने लिया होता तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन ही आरसीएम में टैक्स पेमेंट करती। देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर आरसीएम एक्सेप्ट फॉलोइंग, इन दो केसेस को छोड़ के। ठीक है, तो पहले हमने देख लिया ऑल अदर सर्विस प्रोवाइडर, अगर कोई अदर सर्विस प्रोवाइडर है और इंडिविजुअल यूआरपी को सर्विस दे रहे हैं, अनरजिस्टर्ड है और वो इंडिविजुअल है, कंपनी नहीं है, तो उस केस में एग्जेम्प्ट है वो सर्विस ही, सर्विस ही एग्जेम्प्ट है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है, उसको क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया है। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, आरसीएम डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ सप्लायर रिसिपिएंट, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ये पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट है। अगर सर्विस एग्जेम्प्ट है तो आरसीएम नहीं आएगा, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आरसीएम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन रिसिपिएंट बायर इज लोकेटेड इन द इंडिया, सर्विस रिसीवर को टैक्स पेमेंट करना, अगर सर्विस रिसीवर इंडिया में है तो आरसीएम पेमेंट करेगा, सर्विस रिसीवर आउटसाइड इंडिया है तो भाई वो आरसीएम पेमेंट नहीं करेगा। फिर जो सप्लायर है ना, इंडिया का जो सप्लायर है वही टैक्स पेमेंट करेगा। यानी कि किसी लॉयर से, इंडिया का जो लॉयर है उससे किसने सर्विस ली है, मान लो अमेजोन ने सर्विस ली है, अमेजोन है यूएस में, इंडिया के लॉयर से सर्विस ली है, उस केस में अमेजोन जो यूएस में है ना वो जीएसटी पेमेंट नहीं करेगा रिवर्स चार्ज में, जो इंडिया का जो लॉयर है वो टैक्स पेमेंट करेगा उस केस। तो अगर आउटसाइड इंडिया है रिसीवर, तो आउटसाइड इंडिया वाले पे जीएसटी रिवर्स चार्ज में नहीं आता, इंडिया का अगर रिसीवर है तो ही रिवर्स चार्ज लगता है। रजिस्टर्ड पर्सन जहां जहां लिखा हुआ कि रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज भरना है, तो कंपोजिशन पर्सन अगर है तो वो भी रजिस्टर्ड ही है भाई, छोटा है बट रजिस्टर्ड तो है। बॉडी कॉर्पोरेट एक्सक्लूड्स रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओ इफ ऑल सप्लाईज अंडर आरसीएम ओनली, लॉयर जो है उसकी सारी सप्लाईज वैसे आरसीएम में ही है, ठीक है, लॉयर की सारी सप्लाईज आरसीएम में ही है। नो नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन बाय द लॉयर, क्यों लेगा रजिस्ट्रेशन लॉयर, उसने बोला मैं जिसको भी सप्लाई करता हूँ सब आरसीएम में पेमेंट करते हैं, मेरे पास फॉरवर्ड चार्ज का कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो फिर क्यों रजिस्ट्रेशन लूं मैं भाई, मत ले, उस केस में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये छोटा पॉइंट है, इसको छोड़ देते हैं। गुड्स नोटिफाइड अंडर आरसीएम, कुछ गुड्स को भी नोटिफाई किया हुआ आरसीएम के अंदर में, और ये अभी कोर्स में नया नया इंक्लूड किया है। फॉलोइंग सप्लाईज टू दी रजिस्टर्ड पर्सन, किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई हो रही है तो आरसीएम में रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पेमेंट करेगा, रिसीवर अगर आरपी है तो। हाँ, अगर रिसीवर ही अनरजिस्टर्ड है तो रिसीवर से तो टैक्स क्या लेंगे, ठीक है, रिसीवर अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर टैक्स कौन पे करेगा, सप्लायर करेगा भाई, सप्लायर करेगा। तो यहाँ पे अगर आरपी को दी जा रही है सर्विस तो आरपी रिसीवर को, अगर रिसीवर अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो यहाँ पे इन केसेस में रिसीवर टैक्स पेमेंट करेगा। कौन सप्लायर है, एग्रीकल्चरिस्ट अगर है, सप्लायर कौन है, एग्रीकल्चरिस्ट है, और क्या सप्लाई कर रहा है वो, कैशू नट्स, नॉट शेल्ड और पील्ड, काजू वो सप्लाई कर रहा है जिसको जिसको पीलिंग नहीं करी हुई, यानी छिलका नहीं उतारा हुआ, शेलिंग नहीं करी हुई इसके। बीड़ी रैपर लीव्स, तेंदू, टोबैको लीव्स, रो कॉटन, ये चीजें वो सप्लाई कर रहा है, किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, सप्लायर
सब रिसीवर कौन, रजिस्टर्ड पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे आरसीएम में पेमेंट करेगा। कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर, सप्लाई करने वाला अनरजिस्टर्ड है और वो कर रहा है इसेंशियल ऑयल अदर देन सिट्रस फ्रूट्स, दैट इज पेपरमिंट ऑयल, स्पीयरमिंट ऑयल, वाटरमिंट ऑयल, हॉर्समिंट ऑयल, बेगरमिंट ऑयल, ये ऑयल अगर सप्लाई कर रहा है तो रिवर्स चार्ज में टैक्स आएगा। मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क यार्न फ्रॉम रो सिल्क और कोकून, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, मैन्युफैक्चरर सिल्क यार्न का मैन्युफैक्चरर सप्लाई कर रहा है किसका, सिल्क यार्न का, मैन्युफैक्चरर सप्लाई कर रहा है, ट्रेडर नहीं। जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है सिल्क यार्न का, वो चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, वो अगर सप्लाई कर रहा है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे आरसीएम में पेमेंट करेगा। CGSGLA एक्सक्लूडिंग रेलवे, सप्लाई कर रहे हैं ओल्ड को, सीज ओल्ड यूज्ड सीज्ड व्हीकल, कौन से, ओल्ड यूज्ड सीज्ड, ये वाले व्हीकल सप्लाई कर रहे हैं, या गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं, व्हीकल स्लेस गुड्स वेस्ट और स्क्रैप, अगर ये सप्लाई कर रहे हैं तो फिर रिवर्स चार्ज में टैक्स आएगा। कोई भी बंदा अगर सप्लाई कर रहा है किसका, PLSC का, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट सप्लाई कर रहा है, तो रिसीवर इसका टैक्स पेमेंट करेगा। सप्लाई ऑफ लॉटरी बाई SGUTLA, केरला की गवर्नमेंट लॉटरी टिकट सेल कर रही है किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, तो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करेगा, गवर्नमेंट नहीं करेगी यहाँ पे। लॉटरी टिकट जो है मैंने ऑलरेडी बताया ये गुड्स है, एक्शनेबल क्लेम है इसलिए गुड्स है। एंड फॉलोइंग गुड्स बिल्डर को अगर सप्लाई की जा रहे हैं, सप्लायर है अनरजिस्टर्ड, कैपिटल गुड सप्लाई कर रहा है बिल्डर को, बिल्डिंग बना रहा है बिल्डर सेल करने के लिए, तो रिवर्स चार्ज में टैक्स आएगा 18% से। सीमेंट सप्लाई कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन बिल्डर को, 28% से रिवर्स चार्ज में जीएसटी आएगा। इनके अलावा अगर कोई और गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी जा रही है तो रिवर्स चार्ज में टैक्स कब आएगा, पूरे अमाउंट पे नहीं आएगा, 80% ऑफ द टोटल परचेज, उसकी टोटल परचेज का 80% निकालेंगे, उसमें से उसने रजिस्टर्ड से कितना उसने बाई किया है, बाकी बचा हुआ जो डिफरेंस है उसके ऊपर में वो रिवर्स चार्ज में पेमेंट करेगा। इस तरह से हमारा ये होता है गुड्स का रिवर्स चार्ज भी कंप्लीट। सो ये हमारा पहला पार्ट था रिवर्स चार्ज का, इसके अंदर में आई मीन जो कि हमारा गुड्स का सर्विसेज का दोनों का था, ये हमारा एक पार्ट है इस चैप्टर का। सेकंड है हमारा कॉम्पोजिशन लेवी। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट, कॉम्पो स्कीम। क्या होता है कॉम्पो स्कीम, ये वॉलेंटरी है, ऑप्शनल है, फॉर स्मॉल डीलर के लिए है। पे टैक्स एट द लोअर रेट विदाउट टेकिंग आईटीसी, आईटीसी नहीं मिलेगा, टैक्स आप बहुत थोड़े रेट से पे कर दो। कॉम्पो स्कीम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 एंड 2A छोटे लोगों के लिए है। छोटे लोग मतलब क्या, एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, किसी बंदे का शुड नॉट एक्सीडिंग, अगर इससे कम है, इससे ज्यादा नहीं है मतलब इतना तक है, अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स करता है प्लस रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी रेस्टोरेंट सर्विस देने वाला भी है, एंड प्लस मार्जिनल अमाउंट ऑफ अदर सर्विसेज भी वो देना चाहता है, तो ये 8 स्टेट अगर है, 8 स्टेट, 4 कौन से, मेक माई ट्रिप टू मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, 4 स्टेट तो ये हो गए। 4 स्टेट है असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, ये 8 स्टेट से अगर वो बिजनेस कर रहा है और ये वाले ट्रांजेक्शन कर रहा है, गुड्स का सप्लाई कर रहा है या रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है या स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सर्विस दे रहा है, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हम देखेंगे कितना, तो उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 75 लाख रुपीस तक अगर है
तो वो कॉम्पो स्कीम ले सकता है। अदर स्टेट्स वाले केसेस में 150 लैक्स तक अगर उसका टर्नओवर था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, मतलब 150 तक है यानी उससे कम है, तो कॉम्पो स्कीम ले सकता है वो करंट ईयर में। पीएफवाई देखें, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखेंगे हम लोग यहाँ पे। टर्नओवर की लिमिट मैंने बता दी, 75 लैक्स 8 स्टेट्स के लिए और 150 लैक्स रिमेनिंग स्टेट्स के लिए। अगर इनके अलावा कोई और बंदा है, वो कौन हो सकता है? सर्विस प्रोवाइडर। अगर सर्विस प्रोवाइडर है जो कि मार्जिनल सर्विस से ज्यादा की सर्विस देना चाहता है, मतलब ज्यादा अमाउंट की सर्विस देना चाहता है, तो उसके लिए 50 लैक्स रुपीज का टर्नओवर होना चाहिए उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। 50 लैक्स अप टू 50 लैक्स तक का उसका टर्नओवर हो सकता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। 50 लैक्स से ज्यादा था तो वो कॉम्पो स्कीम नहीं ले सकता करंट ईयर में, ले ही नहीं सकता। वो बोले सर देखो सर, मेरा पिछले साल 55 लैक्स का टर्नओवर था, बट इस साल मेरा 40 ही रहने वाला है, मैंने एक दुकान बंद कर दी, मेरी लॉन्ड्री की 2 दुकान थी पहले, एक बंद कर दी। नहीं भाई, हमको कॉम्पो स्कीम देना है 1 अप्रैल से। कॉम्पो स्कीम हमेशा 1 अप्रैल से मिलता है, या तो नया रजिस्ट्रेशन लेता है तो नया रजिस्ट्रेशन जिस दिन लेता है उस दिन से मिलता है। तो पीएफवाई देखा जाता है, करंट ईयर तो का टर्नओवर तो अभी जब होगा तब देखेंगे, तो पीएफआई का टर्नओवर है ये। अब हम जो बोल रहे हैं कि ये जो बंदे हैं वो मार्जिनल सर्विसेज भी दे सकते हैं, तो मार्जिनल सर्विस यानी कितनी सर्विस दे सकते हैं सर? मार्जिनल बोल दिया आपने, तो देखो आपका पिछले साल का टर्नओवर कितना था बताओ। सर मेरा था 130 करोड़, सॉरी 130 लैक्स का। ओके, उसका 10% यानी 13 लैक्स, और 5 लैख, और 5 लैख विच एवरेज हायर, दोनों में से जो हायर अमाउंट, यानी कि इस एग्जांपल में 13 लैक्स रुपीज हायर है, उतना तक आप सर्विस दे लो इस साल में। किस साल में? जिस साल में आप कॉम्पो स्कीम ले रहे हो उस साल में इतनी सर्विसेज दे सकते हो, अलाउड है, अलाउड है। उससे ज्यादा देना चाहते हो तो फिर ये वाली कॉम्पो स्कीम ले लो आप, फिर इसके लिए 50 लैक्स का टर्नओवर ही होना चाहिए आपके पास पिछले साल में। स्कीम यहाँ पे भी है हमारे पास, लेकिन लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 लैक्स ही होना चाहिए उसके। पूरे कॉम्पो वाली जो हमारी हम पढ़ रहे हैं कॉम्पो स्कीम में, इंटरेस्ट और डिस्काउंट अगर मिल रहा है किस पे, लोन या एडवांस पे, तो उसको किसी भी टर्नओवर की वर्किंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। लोन या एडवांस पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको टर्नओवर की वर्किंग में किसी भी, ये 130, ये जो अमाउंट दिए हुए हैं कौन से, 75 में इंक्लूड नहीं करेंगे, 150 की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ये जो इंटरेस्ट का जो इसको अमाउंट कैलकुलेट करना है, सॉरी ये जो 10% और 5 लाख रुपीज का जो अमाउंट इसको मिलता है कि भाई उसको इतना तक सर्विस दे सकता है, यहाँ इस एग्जाम्पल में 13 लैक्स का सर्विस दे सकता है वो। अब किसी बंदे ने 12 लैक्स की सर्विस दे दी और उसको 5 लाख रुपीज का इंटरेस्ट मिल गया लोन पे, तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट को हटा दो, साइड में रखो इंटरेस्ट को। लोन उसने बाकी तो 12 लैक्स तक की दी है ना, तो उसको कॉम्पो स्कीम ये अलाउ हो जाएगा, चलेगा उसका कॉम्पो। कॉम्पो स्कीम ले लिया तो क्या, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा सर? अगर वो बंदा मैन्युफैक्चरर है और मार्जिनल सर्विस भी दे रहा है, उसकी मर्जी, नहीं दे तो उसकी मर्जी, अलाउड किया है गवर्नमेंट ने, तो उसको 0.5% सीजीएसटी 0.5% एसजीएसटी पे करना पड़ेगा टोटल टर्नओवर पे, यानी टैक्सेबल भी और एग्जेम्प्ट भी टर्नओवर। मान लो कि ये जो बंदा है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बिस्किट और ब्रेड दोनों बना रहा है। अब ब्रेड जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, बिस्किट टैक्सेबल है, गुड्स जो ये बना रहा है, लेकिन इसको जब जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा या कॉम्पो स्कीम में, तो वो बिस्किट का टर्नओवर और ब्रेड का टर्नओवर दोनों के ऊपर ही 1%, हाफ एंड हाफ इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, टोटल 1। वही अगर कोई ट्रेडर है या होलसेलर है, ट्रेडर है, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, और वो मार्जिनल सर्विस भी दे रहा है, मान लो कुछ सर्विस दे रहा है मार्जिनल जो यहाँ पे अलाउड करी हुई है, तो उस केस में उसका हाफ प्लस हाफ का उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, केवल टैक्सेबल टर्नओवर का ही करना पड़ेगा। यानी कि कोई शॉपकीपर है जो बिस्किट भी सेल कर रहा है, ब्रेड भी सेल कर रहा है, तो ब्रेड पे उसको कुछ पे नहीं करना, उसको केवल बिस्किट पे ही हाफ प्लस हाफ पे करना पड़ेगा।
हाँ, ये जो बंदा सर्विस दे रहा है ना, उस सर्विस पे भी यही रेट लगेगा। ये बंदा जो सर्विस दे रहा है उस पे भी यही रेट लगने वाला है। उसके बाद अगर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई पर्सन, प्लस कुछ मार्जिनल सर्विस भी दे रहा है, तो 2.5 प्लस 2.5 ऑन टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्टेड टर्नओवर। ठीक है। और कोई बंदा इनके अलावा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो बंदा ये तीनों में फॉल नहीं हो रहा, सर्विस प्रोवाइडर वाला उसने कॉम्पो स्कीम लिया है, ये वाला 50 lakhs वाला, ये वाला कॉम्पो स्कीम लिया उसने, तो उसको 3+3 6% का उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, और टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्टेड दोनों पे करना पड़ेगा। ये हो गई बात। अभी इसमें एक और चीज है, कोई रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाला बंदा है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, ट्रेडिंग भी कर रहा है, मान लो, उस केस में उसको जिसका टोटल टर्नओवर जो है, रेस्टोरेंट का, मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रेडिंग का, सब टर्नओवर मिला के जो भी अमाउंट है उसका, उस पे उसको 2.5% प्लस 2.5% रेट से जीएसटी आएगा। मतलब वो ये नहीं बोल सकता सर देखो मेरा रेस्टोरेंट से 50 लाख का इनकम हुआ, ट्रेडिंग से मेरा 40 lakhs का इनकम हुआ, तो आप एक काम करो, रेस्टोरेंट पे मेरे से ये वाला ले लो और ट्रेडिंग पे मेरे से ये वाला ले लो। नहीं, कॉम्पो स्कीम लिया है ना, हमसे ये झमेला नहीं होगा, इजी करने के लिए लिया है ना, हमको सिर्फ ये देखना तेरा टर्नओवर कितना है, हम ये नहीं देखने की तेरा कौन सा वाला टर्नओवर कितना है। रेस्टोरेंट सर्विस का प्रोवाइड करता है, बस 2.5 लगेगा, 2.5 प्लस 2.5 लगेगा। ये देखते नहीं बैठेंगे कि तू मैन्युफैक्चरिंग कितना कर रहा है, ट्रेडिंग कितना कर रहा है। अगर मैन्युफैक्चरर है, वो ट्रेडिंग भी कर रहा है ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, तो उसको बोल दिया कि भाई हम तेरे से हाफ प्लस हाफ लेंगे टोटल टर्नओवर। ये मत बता मेरे को कि तू ट्रेडिंग कर रहा है, एग्जेम्प्टेड का कर रहा है, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यस, ये लगेगा सीधा। कोई सर्विस प्रोवाइडर है, ये वाला बंदा, वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कुछ ट्रेडिंग कर रहा है, मैं कोचिंग का चला रहा हूं, मैं कुछ बुक्स भी सेल कर रहा हूं, गवर्नमेंट लेकिन नहीं, दिमाग खराब मत करना, इतना टाइम नहीं है, सीधा 3+3 पे कर ले, निकल ले, मैं अलग अलग करते नहीं बैठूंगा। तो उसका केवल कैटेगरी डिफाइन हो जाता है कि वो बंदा इसमें फॉल होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, उसमें होगा, उसके बाद में फिर जो है ना वो कुछ भी करे, उसको उसी रेट वाला टैक्स लग देना पड़ेगा। तो एक बार अगर वो ये वाला कॉम्बो स्कीम ले लिया तो फिर 3+3 लगने वाला, फिर वो कुछ भी सेल करे, गुड्स भी सेल करा तो भी यही लगेगा 3+3। और कंडीशन क्या है, ये कंडीशन हमने देखी है यहाँ। सर्विस वाले के लिए लिमिट की अमाउंट, प्रीवियस ईयर के टर्नओवर की लिमिट कम है, बाकी लोगों के लिए ज्यादा है। नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट, ये कुछ लोग हैं जो कॉम्बो स्कीम अलाउ नहीं किया गवर्नमेंट ने, बोला नॉर्मल कोर्स में आप इनवॉइस लो, आईटीसी लो, सेल करो, नॉर्मल रेट लगाओ और जीएसटी भरो, कॉम्बो स्कीम नहीं देंगे आप। सप्लाइंग गुड सर्विसेज नॉट लिवेबल टू जीएसटी, नॉट लिवेबल टू टैक्स अंडर जीएसटी एक्ट, यानी कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड 1 इज बेवड़ा लिकर, इनको बोला कॉम्पो स्कीम नहीं देंगे। आपके ऊपर वैसे तो जीएसटी नहीं है, जीएसटी आपको वैसे तो जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं है, बट आप कोई और चीज भी गुड्स सेल कर रहे होंगे तो आपको हम कॉम्पो स्कीम देंगे ही नहीं। इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो भैया तो नहीं नहीं नहीं, इंटर स्टेट का नाम आ गया तो कॉम्पो नहीं मिलेगा, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो सर्विस का हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो। इंटर स्टेट वर्ड अगर आ गया है, सप्लाई सेल, परचेज कर सकते हो, परचेज में कोई दिक्कत नहीं, सेल नहीं कर सकते। सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्टिंग टीसीएस अंडर सेक्शन 52, सर्विस का सप्लाई कर रहे हो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जो कि टीसीएस काटने वाला है, जो कि टीसीएस काटने वाला है, तो नहीं मिलेगा कॉम्पो की। नॉर्मल रेट से टैक्स भरो, नॉर्मल रेट से, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जा रहे हो, नॉर्मल रेट से भरो। गुड्स अलाउड है, गुड्स अलाउड। एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नोटिफाइड गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप, और ऐसे गुड्स का कर रहे हो, कैसे गुड्स का, जो कि आइसक्रीम,
एरिएटेड वाटर यानी कोल्ड ड्रिंक, पान मसाला, टोबैको एंड सब्सटीट्यूट्स यानी सिगरेट्स, ऐसी चीजों का आप कर रहे हो जो हेल्थ के लिए हानिकारक है। टोबैको, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, एक तो ये हेल्थ के लिए हानिकारक है। सेकेंडली, इन पे जो जीएसटी का रेट है वो भी ज्यादा रेट है, 28%। आइसक्रीम पे कम है, बाकी सब पे 28 है, आइसक्रीम पे 18 ही है। तो इनका अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो भाई 1% से काम नहीं चलेगा, पूरा भरो, रेगुलर स्कीम लेनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग। उसके अलावा फ्लाई ऐश ब्रिक्स, एग्रीगेट्स ब्लॉक्स, ऐश यानी राख से आप ब्रिक्स बना रहे हो, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स बिल्डिंग ब्रिक्स, फिर अगेन ब्रिक्स की बात आ गई। अर्थन और रूफिंग टाइल्स, टाइल्स की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, टाइल्स बना रहे हो, चाहे आप छत की बनाओ, चाहे आप फर्श की बनाओ, चाहे छत की बनाओ, तो आपको कॉम्पो स्कीम नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सीटीपी हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, या एनआरटीपी हो, कोई नेपाल से बंदा आके यहाँ पे स्वेटर जर्सी का, आई मीन विंटर विंटर गुड्स का, विंटर के जो गुड्स होते हैं, जो हमको स्वेटर जर्सी वगैरह जो होते हैं, वो आपने कई जगह देखा होगा, नेपाल से तिब्बत से आके अपना एक कैंप लगाते हैं, यानी आउटसाइड इंडिया से बंदे आके इंडिया में गुड्स को सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे उनका कोई और बिजनेस नहीं है, यहाँ पे कोई उनकी शॉप नहीं है, फिक्स शॉप नहीं है, फिक्स शॉप नहीं है, टेंट में लगा के बैठे हैं, तो वो कहलाता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी। इनको कॉम्पो स्कीम नहीं देंगे भैया। तुम टर्नओवर चाहे 10 लाख का करो तो भी फुल नॉर्मल रेट से टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली सीटीपी, एनआरटीपी बाहर से आता है, नेपाल से आता है, किसी और कंट्री से आके इंडिया में टेंट लगा के बिजनेस करता है। सीटीपी ये है कि इंडिया का ही बंदा है, बट वो किसी और स्टेट में उसका बिजनेस है, जैसे मान लो राजस्थान में बिजनेस है, और वो चाहता है कि मैं 4 दिन जाके एमपी में अपना कैंप, अपना एक एग्जीबिशन में कैंप लगा, टेंट लगा लूँ अपना, तो वो सीटीपी कहलाता है। हाँ जी, तो ये तो हमने लास्ट ईयर का टर्नओवर हम बात कर रहे थे अभी। shall not be eligible to continue as compo scheme taxable person from the day on which aggregate turnover exceeds 1.5 crores, 75 lakhs, 50 lakhs as applicable during previous current financial year। बंदे का पीएफवाई में तो टर्नओवर 130 lakhs का ही था मान लो, सीएफआई में उसने ले लिया कॉम्पो स्कीम, कॉम्पो स्कीम लिया, दिल्ली का बंदा था, गुड्स सेल करता था, मतलब 150 lakhs का लिमिट था, सीएफआई में कॉम्पो स्कीम लिया, और जाके अक्टूबर मंथ में दिवाली के सेल में, बम्पर सेल में इसका टर्नओवर 150 से ऊपर निकल गया भाई, करंट फाइनेंशियल ईयर में। 1 अप्रैल से काउंट किया इसका टर्नओवर, कब से? 1 अप्रैल से। तो 15 अक्टूबर को इसका टर्नओवर निकल गया 150 लाख से अबव, तो उस दिन से इसका कॉम्पो स्कीम से बाहर निकल जाएगा ये बंदा, रेगुलर स्कीम में आ जाएगा। एलिजिबिलिटी एट पेन लेवल कैन बी ऑप्टेड बाय ऑल रजिस्ट्रेशन और नन, ऐसा नहीं बोल सकता। पेन लेवल पे अगर एक बंदा कॉम्पो में तो सब बंदे कॉम्पो में रहेंगे, एक आउट तो सारे आउट, पेन लेवल पे होता है ये सब काम। इफ वन स्टेट और रजिस्ट्रेशन इलिजिबल, इन एलिजिबल ऑप्ट आउट, ऑल ऑफ देम इन एलिजिबल। एक और चीज, एक कंपनी है वो सिक्किम में भी उसका ब्रांच है और महाराष्ट्र में भी है, दो जगह है। सिक्किम के लिए लिमिट है 75 लैक्स का, महाराष्ट्र के लिए 150 लैक्स का, ठीक है, दो अलग अलग लिमिट है। और अभी बात करने वाले हैं कि जो एग्रीगेट टर्नओवर हमको देखना होता है, इसका जो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखना होता है, वो हमको ऑल इंडिया का देखना होता है, ऑल इंडिया का, मतलब पूरे इंडिया का, इसका जितने भी स्टेट्स में जितने भी इसकी ऑफिस है जो उनका सबका टर्नओवर ऐड करेंगे, फिर देखेंगे कि भाई बंदे का जो ये, मतलब उसका जो टर्नओवर था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, ऑल इंडिया का टर्नओवर, नॉट पर्टिकुलर स्टेट का, ऑल इंडिया का टर्नओवर कितना था। अब ये बंदा दो जगह से ऑपरेट कर रहा है, मान लीजिए सिक्किम में इसका टर्नओवर था 25 लैक्स, और महाराष्ट्र में था इसका 60 लैक्स प्रीवियस ईयर में, टोटल मिला के इसका हो गया 85। क्या इसको कॉम्बो मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका एग्रीगेट टर्नओवर है 85,
सिक्किम में 75 का टर्नओवर होता है, मतलब अगर सिक्किम वाले बंदे को कब कॉम्बो स्कीम ले सकता है, अगर उसका प्रीवियस ईयर का ऑल इंडिया टर्नओवर 75 से कम हो। इसका तो 85 है, तो ये ले नहीं सकता। अगर ये नहीं ले सकता, एक ब्रांच नहीं ले सकती, तो पूरा ही सब जगह ही इसको कॉम्बो स्कीम नहीं ले पाएगा, तो सब जगह से नहीं ले पाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर फॉर कंप्यूटिंग एलिजिबिलिटी calculated for previous financial year or current financial year for the point number 6 above. Take all India turnover under the same PAN number. Include value of all outward supplies. Taxable supplies, चाहे वो फॉरवर्ड चार्ज वाली सप्लाई हो, चाहे रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई हो। यानी कि अगर लोअर सर्विस दे रहा है, तो लोअर सर्विस दे रहा है, तो लोअर भले ही सर्विस दे रहा है, उसमें कौन सी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज पेमेंट करेगी रिवर्स चार्ज में, बट फिर भी लोअर के टर्नओवर में इंक्लूड होगा ये सप्लाई, क्योंकि सेल तो लोअर की है ना भाई। एग्जाम सप्लाईज, एक्सपोर्ट अगर इसने कुछ किया था, इंटर स्टेट सप्लाई अगर इसने कुछ करी थी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जीएसटी को छोड़ के कोई और टैक्सेस है, और टर्नओवर बिफोर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से लाइबल होने के पहले का भी टर्नओवर इंक्लूड करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल कब होता है, 10, 20, 40 हम स्टडी करने वाले हैं, 3 लिमिट्स है उसमें डिफरेंट डिफरेंट। ये सारे टर्नओवर उसके इंक्लूड हो गए ऑल इंडिया के। एक्सक्लूड क्या हो जाएगा, इनवर्ड सप्लाईज अंडर आरसीएम, जो रिसीवर है लोअर से जिसने सर्विस ली है, मान लो रिलायंस ने, तो रिलायंस के टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी लोअर की सर्विसेज। भले ही टैक्स पेमेंट करेगा रिलायंस, बट सर्विस किसकी है, लोअर की, मतलब टर्नओवर किसका है, लोअर का। जीएसटी एंड कंपनसेशन सेस, जीएसटी अमाउंट का इंक्लूड नहीं करना। इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन लोन और डिपॉजिट, इंटरेस्ट, और जैसा मैंने बताया लोन और डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस इंटरेस्ट को यहाँ पे टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करना है। तो इस तरह से एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड कैलकुलेट होगा, और उसके बेसिस पे 150, 75, 50 वाली जो लिमिट है वो अप्लाई होगी। और ये जो टर्नओवर है उसका स्टेट का टर्नओवर सेम ही है, दोनों का प्रिंसिपल। स्टेट का जो पर्टिकुलर स्टेट का जो टर्नओवर है उसके ऊपर में उसको रेट, कॉम्पो स्कीम में रेट का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, जो हमने स्टडी करी है। इसका भी सेम ही फॉर्मूला है, केवल ये कि अगर रजिस्ट्रेशन से पहले का जो उसका टर्नओवर था, रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है उससे पहले का जो टर्नओवर था उस पर उसको टैक्स पेमेंट नहीं करना है, तो उसको कॉम्पो स्कीम में भी टैक्स पेमेंट। भाई अभी इसका एक एग्जांपल आगे देखने वाले हम लोग। मान लीजिए किसी पर्सन का टर्नओवर 1 अप्रैल से 30 जून तक 20 लाख था, और ये सर्विस प्रोवाइड करता है, और 20 लाख की लिमिट थी उसकी, रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट 20 लाख की है इस सर्विस प्रोवाइडर की, 10 स्टेट को छोड़ के, सॉरी 4 स्टेट को छोड़ के। तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है 20 लाख का, जब उसका टर्नओवर था। फिर उसने जुलाई से लेकर सितंबर में 30 लाख का टर्नओवर और हो गया उसका, इसी साल में बिजनेस स्टार्ट किया इस बंदे ने। तो इसका अभी कितना हो गया, 20 उसको पहले वाला भी काउंट करेंगे, और 30 ये हो गया, 50 लैक्स का टर्नओवर हो गया, यानी पहले वाला भी काउंट होगा उसका, आरसी लेने से पहले का भी। यहाँ उसने जाके आरसी ले ली 1 जुलाई को, आरसी तो लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन उसने कॉम्पो स्कीम में ले लिया, क्योंकि भाई कॉम्पो स्कीम में प्रीवियस ईयर इसका कोई टर्नओवर नहीं है, करंट ईयर में अभी तक इसका 50 लैक्स हुआ नहीं है, करंट ईयर में रजिस्टर स्टार्ट किया इसने बिजनेस। तो कॉम्पो स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेके 6% से टैक्स पेमेंट करेगा, लेकिन केवल 30 लैक्स पे टैक्स पेमेंट करेगा। जो पहले 20 लाख वाला जो था ना, जब उसका तब तक उसको आरसी लेने की जरूरत नहीं थी, तो उसके ऊपर में तो कॉम्पो वाला टैक्स पेमेंट भी नहीं करेगा ये। फिर 50 होने के बाद में ये चला जाएगा रेगुलर स्कीम में, उसके बाद जो भी इसका जो लाइबिलिटी रहेगा वो नॉर्मल रेट से पेमेंट करेगा उसके बाद। एडिशनल कंडीशंस क्या है, ये बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेगा, टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करेगा, क्योंकि टैक्स इसका, ये कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। ये टैक्स जो भी है वो खुद ही पेमेंट करेगा, कस्टमर से इनवॉइस पे टैक्स चार्ज नहीं करेगा। इनवॉइस पे लिखेगा कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन इसके बिजनेस प्रीमाइस के बाहर भी लिखेगा कैन नॉट कलेक्ट टैक्स एंड आईटीसी नहीं ले सकता ये, ना तो कस्टमर से टैक्स लेगा, ना वो जो वेंडर से इसने, वेंडर से जब ये बाय करेगा तो उसका आईटीसी भी नहीं लेना। सिंपल फंडा है, जो टर्नओवर का रेट लगा के टैक्स पेमेंट करना खुद को ही करना, कस्टमर से कलेक्ट भी नहीं कर सकता। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटर स्टेट परचेजेस, कॉम्पो स्कीम रिसीविंग आरसीएम सर्विसेज। कॉम्पो स्कीम जो प्रोवाइडर है, मान लो कि कोई, मैं ही हूं, मान लो मैंने कॉम्पो स्कीम लिया हुआ है, मैं कोचिंग कराता हूँ, अब मेरे को लीगल डिस्प्यूट हो गया कोचिंग के अंदर में,
मेरे किसी बंदे ने मेरी बुक का कॉपीराइट का यूज मतलब मिसयूज कर लिया, तो मैंने उसके ऊपर केस फाइल किया, लॉयर ने मेरे को सर्विस दी। लॉयर ने मेरे को सर्विस दी, और लॉयर की सर्विस हमने देखा था कि आरसीएम में आती है। तो वो जो लॉयर से मैंने सर्विस ली है, मुझे आरसीएम में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो जो टैक्स का जो पेमेंट करूंगा मैं आरसीएम में लॉयर की सर्विस का, वो नॉर्मल रेट से पेमेंट करूंगा, कॉम्पो स्कीम के रेट से पेमेंट नहीं करूंगा। आरसीएम का पेमेंट जो मुझे करना है, लॉयर से मैंने जो सर्विस ली है उसका पेमेंट मुझे नॉर्मल रेट से करना पड़ेगा, ना कि कॉम्पो रेट से। कॉम्बो स्कीम को कब ऑप्ट कर सकते हैं? अगर पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, फ्रेश नया रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहा है, तो वो उस टाइम पे बोलते कि मुझे कॉम्पो वाला दे दो। आरसी लेते टाइम पे कॉम्पो ले ले, कभी भी साल में कोई से भी दिन, जिस दिन आरसी ले रहा है उस दिन कॉम्पो ले सकता है। ऑलरेडी अगर वो रजिस्टर्ड है, तो केवल ईयर के शुरू में ही वो स्टार्ट, जब ईयर स्टार्ट होने वाला है फाइनेंशियल ईयर, तब वो पोर्टल पे जाके बोलेगा सर मैं एलिजिबल हूँ, मेरा टर्नओवर 150 75 50 जो भी था वो उतना ही है, तो मुझे कॉम्पो दे दो। विड्रॉ फ्रॉम स्कीम, अगर वो कंडीशन ब्रीच कर देता है, तो 7 डेज के अंदर अंदर वो इंटीमेशन दे देगा और वो नॉर्मल स्कीम में स्विच कर देगा। और उसके अलावा वो अपनी मर्जी से कब चाहे जब चाहे, तो वो विड्रॉ करके कॉम्पो स्कीम से विड्रॉ करके नॉर्मल स्कीम में जीएसटी पेमेंट कर सकता है अपनी मर्जी से जब चाहे। साल में किसी भी दिन वो कॉम्पो स्कीम को विड्रॉ कर सकता है, बट ऑप्ट करना है उसको कॉम्पो स्कीम को तो ईयर की स्टार्टिंग में उसको करना पड़ेगा। तो इसके साथ ही हमारा ये सेकंड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, आपकी रिवीजन मस्त फर्स्ट क्लास चल रही होगी। ये बुक आपको मेरे लिंक दिया हुआ मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्ट कॉपी। ये मेरी 225 पेज में पूरा जीएसटी एंड कस्टम आईसीआई मटेरियल के हिसाब से मैंने बनाया हुआ है, और इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। इतना अच्छे से इसको ड्राफ्ट किया हुआ है। और इसको अगर आप हार्ड कॉपी में बाय करना चाहते हो तो आप इसको मेरी वेबसाइट से बाय कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।